जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा और ये शिक्षा व्यवस्था हम देखेंगे 1905 से लेकर के 1921 के बीच की शिक्षा व्यवस्था हम देखेंगे। जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की तो इस यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आता है, हम एक ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं जो पूरे राष्ट्र में व्याप्त थी। अगर ऐसे आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे जो आंदोलन देखने को हमें मिलता है वो 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति इस तरह से विस्फोट लेके आती है कि पूरे भारतीयों में या कहा जाए एक देश प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। एक बड़े पैमाने पर देशभक्ति सामने आती है, लोगों के अंदर साहस जाग उठता है, लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि अगर हम चाहेंगे तो अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा सकते हैं। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और कांग्रेस की जब स्थापना हो जाती है तो कांग्रेस इस क्षेत्र में अपना जो है पूरे भारत का एक हिसाब से देखा जाए तो ये नेतृत्व करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं यहाँ से फिर हम देखें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उस समय ये विभाजन करने वाले थे लॉर्ड कर्जन इस बंगाल का विभाजन कर देते हैं, हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाता है। तो जो ये बांटा जाता है तो इसको काफ़ी काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, इसको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है एक बैठक का एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जो कि ये अधिवेशन कलकत्ता में किया जाता है। इस अधिवेशन में इन चीज़ों पर बात होती है कि आखिर बंगाल के विभाजन को लेकर के किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, इसको किस प्रकार से जो है रोका जाए। तो इस चीज़ को लेकर के निर्णय लिया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ों की अपनी जो है मांग रखी जाती है, तो आंदोलन की बात कही जाती है कि अब हम आंदोलन करेंगे। तो अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो किन चीज़ों को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर देती है। अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस जो है इन बातों को लेकर के जो है आंदोलन शुरू करती है, जिसमें ये बात कहा जाता है स्वराज्य की मांग की बात की जाती है कि वो स्वराज की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग था तथा राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आंदोलन करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। अब हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को लेकर के कांग्रेस ने क्या कदम उठाए या इस पर क्या बातें चल रही थी। अब हम इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग के तहत अगर देखा जाए जिस प्रकार से 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था उसके बाद से जो है आंदोलन जो है थोड़ा सा और तीव्र गति से होने लगे थे। जितनी तेज आंदोलन में जिस हिसाब से देखा जाए बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा की भी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो व्यक्ति सामने बहुत उभर कर सामने आते हैं। एक तो महात्मा गांधी थे और दूसरा थे एनी बेसेंट। ये दो लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने जो उनकी पत्रिका यंग इंडिया चलती है उसमें जो है एक प्रकाशन भी निकालते हैं। उस प्रकाशन में ये जो है बताते हैं कि आखिर जो है किस प्रकार से जो है भारतीय जो शिक्षा है, किस प्रकार से भारतीय शिक्षा को दबाया गया है और किस प्रकार की इसमें कमियां हैं। उन कमियों को जो है महात्मा गांधी इसमें जिक्र करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने अपनी जो पत्रिका यंग इंडिया है उनमें कमियों को जो दर्शाते हैं, उनकी कमियों को हम देख लेते हैं। आखिर कौन सी कमियां बताई है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो बताया था कि जो कमियां गिनाई थी उसमें कमियों में अगर देखा जाए तो पहला था, कहा कि यह जो शिक्षा है ये अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। ये जो शिक्षा दी जा रही है भारत में, पहली बात तो यही है कि ये अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। उसके बाद इन्होंने बताया, कहा कि ये जो शिक्षा दी जा रही है इसमें भारतीय संस्कृति को स्थान नहीं दिया गया है। संस्कृति के नाम पर यूरोपीय संस्कृति को इसमें डाल दिया गया है। कहाँ से भारतीय संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा अगर तीसरी कमी की बात की जाए तो तीसरे कमी में महात्मा गांधी ने बताया, कहा कि ये जो शिक्षा दी जा रही है अंग्रेजों द्वारा, इस शिक्षा से मस्तिष्क का तो विकास हो जाएगा लेकिन हृदय का विकास नहीं होगा, व्यक्ति के अंतरात्मा का विकास नहीं होगा, सिर्फ मस्तिष्क का विकास हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम को लेकर के इन्होंने बताया, कहा कि ये जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है।
शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो है 4 कमियां गिनाते हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि आखिर जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उस राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। अब हम उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं, भारतीय नियंत्रण को अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत तथा विशेषताओं के तहत हम देख रहे हैं कि भारतीय नियंत्रण में इस बात की जिक्र किया गया है कि जो शिक्षा है, शिक्षा पर भारतवासियों का नियंत्रण होना चाहिए, विदेशी शक्तियों का यहाँ पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने कहा कि जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा पर भारतवासियों का नियंत्रण होना चाहिए और भारतवासियों द्वारा निर्मित होनी चाहिए तथा भारतवासियों द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। ये एनी बेसेंट के शब्द हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय शिक्षा की जो विशेषताएं देख रहे हैं उसमें हम देख लेते हैं कि अगले विशेषता क्या निकल के आती है। मातृभूमि के प्रति प्रेम। मातृभूमि के प्रति प्रेम को अगर देखा जाए तो पहले जो शिक्षाएं दी जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो अंग्रेज इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था किए थे जिससे जो है उनको शासन व्यवस्था चलाने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा के तहत जो मांग की जा रही थी उसमें ये बताया गया है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो। वहीं अगर हम बात करें जो है एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने कहा कि मातृभूमि के प्रति प्रेम और आदर को समर्पित करने वाली शिक्षा का विकास किया जाए। अब इसके बाद हम अगली विशेषता देख लेते हैं। जो अगली विशेषता है राष्ट्रीय चरित्र का विकास। राष्ट्रीय चरित्र के विकास के तहत अगर देखा जाए, जो उस समय की शिक्षा दी जा रही थी उससे मस्तिष्क का विकास हो रहा था, चरित्र का कोई विकास नहीं हो रहा था, या यूँ कहा जाए चरित्र का निर्माण ही नहीं हो रहा था। तो अगर इसको इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस समय जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने कहा कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना चाहिए, ना कि बस जो है मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। अब इसके बाद अगली जो विशेषता है हमारी भारतीय भाषाओं पर बल। भारतीय भाषाओं पर अगर बल की बात किया जाए तो इसमें जो भारतीय नेता थे उनका मानना था कि जो है भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय भाषाओं में दिया जाए, ना कि किसी दूसरे माध्यम को, इंग्लिश को जो है भारत की भाषा का माध्यम बनाया जाए, भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अब इसके बाद अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता ब्रिटिश आदर्श की समाप्ति। ब्रिटिश आदर्श की समाप्ति के तहत अगर देखा जाए, जिस हिसाब से पहले ये बताया गया था कि जो है जो इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के अनुसार ही भारत का विश्वविद्यालय होना चाहिए, लंदन के विश्वविद्यालय के समान ही, तो वहाँ पर उनकी संस्कृति तथा उनके संस्कार को हमारे ऊपर थोपा गया था। तो वही उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर बात किया गया था कि ब्रिटिश के जो आदर्श जो है भारत में लागू कर दिए गए हैं, इसको समाप्त कर दिया जाए, यहाँ पर भारतीय आदर्श को लागू किया जाएगा। तो इस हिसाब से था। अगली विशेषता जो हमारी है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। व्यावसायिक शिक्षा पर बल के तहत अगर देखा जाए तो इसमें ये बताया गया था, जिस हिसाब से पहले व्यावसायिक शिक्षा भारत में अंग्रेज़ों ने लाया था लेकिन वो भारतीयों के किसी काम का नहीं था, तो वही बात कही गई है कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, इसको सुधार किया जाए, इसमें इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाए कि जिससे स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके और इसको जो है तथा विदेशी वस्तुओं को छोड़ा जा सके, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके। तो इस हिसाब से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई है। अब इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगली जो हमारी विशेषता है पाश्चात्य ज्ञान पर बल। पाश्चात्य ज्ञान पर बल के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए वो पाश्चात्य ज्ञान होना चाहिए, उसमें जो है वैज्ञानिकता का भी जो है काफ़ी बड़ा रोल होना चाहिए। इसके तहत अगर देखा जाए तो पाश्चात्य ज्ञान पर विशेष बल भी दिया जाता है। तथा इसमें अगर हम देख लेते हैं तो लाला लाजपत राय ने कहा कि यूरोपीय भाषा की अगर हम यूरोपीय भाषा की, यूरोपीय साहित्य की, यूरोपीय संस्कृति को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए पागलपन सा और मूर्खतापूर्ण काम होगा। और वहीं अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत तथा विशेषताएं हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किस प्रकार से शुरू होती है, हम उस पर जिक्र कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, इसके तहत अगर देखा जाए जिस प्रकार से 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से देखा जाए भारत में इतनी असंतोष की लहर दौड़ पड़ती है। और इस असंतोष को देखते हुए कुछ जो भारतीय लोग थे, जो देश प्रेमी लोग थे, उनका स्वयं का ये मत था कि हम क्यों ना जो है स्वयं की जो है विद्यालय को ओपन किया जाए, विद्यालय खोला जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना हो जाती है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा समिति क्या थी। राष्ट्रीय शिक्षा समिति के तहत अगर देखा जाए इसकी जो स्थापना है कहीं ना कहीं श्री गुरुदास बनर्जी द्वारा की जाती है, इनकी अध्यक्षता में किया जाता है। इनकी अध्यक्षता में अगर देखा जाए तो पूरे बंगाल में 51 जो है हाई स्कूल कॉलेज की स्थापना की जाती है, तथा साथ ही साथ देखा जाए जो अरविंद घोष थे तो अरविंद घोष की अध्यक्षता में जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन था जो 1905 से लेकर के 1921 तक चला, ये इसका हम जिक्र कर चुके हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है, वर्धा शिक्षा योजना पर क्या कमियां थी तथा ये क्यों असफल रही, उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।